नमस्कार। कभी सोचा है कि हवा, पानी, जमीन ये सब क्या है? ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारे वजूद की बुनियाद हैं। हम इन्हें संसाधन कहते हैं और यही हमारे विकास की चाबी भी है। पर सवाल ये है कि क्या हम इस चाबी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या भविष्य के दरवाजे पर ताला लगा रहे हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इस बातचीत की शुरुआत के लिए महात्मा गांधी के इस विचार से बेहतर और क्या हो सकता है? कितनी सीधी और गहरी बात है ये। हमारी धरती पर हर किसी की जरूरत के लिए तो सब कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। बस यहीं से जरूरत और लालच की ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो इस लालच और जरूरत की कश्मकश को ठीक से समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये संसाधन या रिसोर्स जिसका हम इतना जिक्र करते हैं असल में होता क्या है। देखिए, पर्यावरण में मौजूद हर चीज अपने आप में एक संसाधन नहीं बन जाती। किसी भी चीज को संसाधन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। और तीसरी, समाज उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे। मतलब कोई भी संसाधन सिर्फ प्रकृति की देन नहीं, बल्कि इंसानी तकनीक और जरूरत का मिला-जुला नतीजा है। अच्छा, अब आते हैं संसाधनों के सबसे जरूरी बंटवारे पर। अगर ये फर्क समझ आ गया तो समझ लीजिए कि हमारी आज की ज्यादातर पर्यावरण से जुड़ी मुश्किलों की जड़ भी समझ आ जाएगी। यह फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जो खत्म नहीं होते या फिर से बन जाते हैं। और दूसरी तरफ है अननवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस। इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं और इनका स्टॉक लिमिटेड है। और असल समस्या यही है कि हमारी दुनिया आज भी ज्यादातर इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज पर चल रही है। और हुआ ये कि हमने इन संसाधनों को, खास तौर पर नॉन रिन्यूएबल वालों को, कुदरत का मुफ्त का तोहफा समझ लिया और उनका अंधाधुंध इस्तेमाल किया। पर जिसे हम विकास समझ रहे थे, उसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जब कुछ लोगों के लालच ने इन संसाधनों को बेहिसाब लूटना शुरू किया, तो इसका नतीजा एक ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट के रूप में सामने आया। और ये ऐसा संकट है जिससे कोई भी अछूता नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही प्लैनेट पर रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, प्रदूषण, जमीन का बंजर होना, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाले शब्द नहीं रह गए हैं। ये हमारी आज की सच्चाई हैं। और इन सब के पीछे एक और बड़ा संकट है, संसाधनों का गैर बराबर बंटवारा, जिसने समाज को अमीर और गरीब की गहरी खाई में धकेल दिया है। तो सवाल उठता है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या इसका कोई हल नहीं है? जी नहीं, हल है। और उस हल को एक नाम दिया गया है, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तरक्की का एक ऐसा नया रास्ता है जो विकास और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बनाने की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बहुत आसान है। इसके 2 ही नियम हैं। पहला, विकास ऐसा हो जिससे हमारे पर्यावरण को कोई चोट ना पहुंचे। और दूसरा, हम आज अपने संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में कमी ना आए। मतलब ये सिर्फ विकास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार विकास है। और आपको बता दूं, ये कोई नया आइडिया नहीं है। दुनिया भर में दशकों से इस पर काम हो रहा है। 1972 में स्टॉकहोम में दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। उसी के बाद से हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। फिर 1992 में ब्राजील में ऐतिहासिक रियो अर्थ समिट हुई। ये सब उसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम थे। चलिए अब दुनिया की बात छोड़कर अपने देश पर आते हैं। देखते हैं कि भारत में इन कीमती संसाधनों को बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और चुनौती इसकी विविधता है। ये विविधता संसाधनों में भी है। किसी राज्य में कोयले के भंडार हैं तो कहीं पानी की कोई कमी नहीं। ऐसे में पूरे देश का एक साथ विकास हो, इसके लिए एक बहुत सोची समझी प्लानिंग की जरूरत होती है। इसी को हम कहते हैं संसाधन नियोजन या रिसोर्स प्लानिंग। इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, देश के कोने कोने में जाकर ये पता लगाना कि कहां कौन सा संसाधन और कितनी मात्रा में मौजूद है। फिर दूसरा स्टेप, उसे निकालने और इस्तेमाल करने के लिए सही टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ एक पूरा ढांचा तैयार करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, इस पूरे प्लानिंग को देश के बड़े डेवलपमेंट गोल्स के साथ जोड़ना, ताकि सब एक ही दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन एक मिनट, संसाधनों को बचाने का काम सिर्फ सरकार की फाइलों या नीतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में संरक्षण की सबसे ताकतवर कहानियां तो आम लोगों ने लिखी हैं, अपने आंदोलनों से, अपनी आवाज से।
याद है चिपको आंदोलन, जहां गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक कर खड़े हो गए थे? या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन या बीज बचाओ आंदोलन? ये सब इस बात की मिसाल हैं कि जब आम इंसान अपनी प्रकृति, अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए खड़ा होता है तो बदलाव आकर रहता है। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या इन संसाधनों को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या इसमें हमारी भी कोई भूमिका है? क्या हम सिर्फ इंतजार करते रहें या एक नागरिक के तौर पर हमें भी कुछ करना होगा? शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही मौजूद है। इस पर सोचिएगा जरूर।